Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या कहता है कि जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, दैट मीन्स उसके कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इंश्योरेंस के प्रिंसिपल की बात करें तो उससे पहले हमें समझना जरूरी है इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस की टाइप्स कितनी है और उस टाइप्स की भी सब टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इंश्योरेंस जैसे मैं आपको बता दूं तो इंश्योरेंस की दो टाइप्स होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। इन दोनों की भी आगे आगे टाइप्स होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सारी चीजें हम पहले कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो ताकि आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स की, दैट मीन्स कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ सिद्धांत जिनको फॉलो करके हम इंश्योरेंस करवाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब मुआवजा देना, कि कोई लॉस हो जाए उसके अगेंस्ट हमें कुछ पैसा मिल जाए। तो पैसा किस तरीके से मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी मिल जाती है हमें एक तरीके से, कि अगर हमें लॉस हो गया तो हमें वहां से रिकवरी हो जाएगी। तो सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं अगेंस्ट अ लॉस। कोई भी लॉस आ जाता है, कोई फाइनेंशियल बर्डन हो जाती है, कोई भी अनप्रेडिक्टेड अनसर्टेनिटी हो जाती है, कि कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी, एक ऐसे कोई भी लॉस जो अनप्रिडिक्टेड है, जिसको हम सोच नहीं सकते कि ये लॉस होगा, वो लॉस हो जाता है तो हमें क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है। कहां से, इंश्योरेंस कंपनी से। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक लाइन है, दैट इज पुट द इंश्योर्ड पर्सन इन द सेम पोजिशन ही वाज बिफोर लॉस। कि लॉस होने से पहले इंश्योर्ड पर्सन को उसी सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देना जब वो लॉस में नहीं था, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन सिर्फ इतना कहना चाहती है कि बैलेंस कर देना, कि आपको लॉस हुआ ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपको कोई लॉस हुआ है। ठीक है, तो कंपनसेशन पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट बी मोर देन द लॉस इनकर्ड। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जितना भी आपको अमाउंट कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा वो आपके लॉस से ज्यादा नहीं होता। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि लॉस अगर आपको 1 लाख रुपए का हो गया तो आपको 1 लाख तक की ही अमाउंट आपको मिलेगी एज अ कंपनसेशन। आपको 1 लाख से 1 रुपया भी ऊपर नहीं मिलेगा। तो वो क्या होती है कि कंपनसेशन उतना ही मिलता है जितना आपको लॉस हुआ है, चाहे आपने इंश्योरेंस ज्यादा पैसों का करवाया हुआ है लेकिन लॉस से ज्यादा आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनसेशन अमाउंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड, कि कितना लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिलती है। इन दोनों के बीच में एक लिंक है। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि एक ऑटोमोबाइल है जिसका जो इंश्योरेंस है वो कितने में करवाया, 50,000 रुपए में करवा रखा है। 50,000 में हमने क्या किया, उसका इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी भी चीज, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से क्या हुआ, लॉस हो गया 10,000 रुपए का, 10,000 का। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, 10,000 रुपए पे करे, 50,000 रुपए नहीं करेगी। जबकि इंश्योरेंस कितने का हुआ था, 50,000 का, लेकिन लॉस कितने का हुआ, 10,000 रुपए का। तो इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपए ही पे करेगी, 50,000 नहीं करेगी। और ये चीज किस में लिखी गई होती है, ये जो हमारा एग्रीमेंट होता है, इंश्योरेंस एग्रीमेंट, उसके अंदर ये बात लिखी गई होती है। क्या लिख देते हैं वो, कि इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी या फिर इंडेमिनिटी लिख देते हैं। तो उसका मतलब ही ये होता है कि आपको उसी पोजीशन में ला दिया जाएगा, लेकिन कितना अमाउंट से, जितना आपको लॉस हुआ है। ठीक है, तो आपको डिटेल्ड में वो देखो, कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको डिटेल्ड में लाइन टू लाइन वर्ड लिखती है या फिर सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी या इंडेमिनिटी प्लान लिख देती है। तो वहां से क्लियर हो जाता है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा लेकिन लॉस तक ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होते हैं इंश्योरर और एक होती है इंश्योर्ड। इंश्योरर क्या, कौन सी पार्टी होती है, जो इंश्योरेंस करती है, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है, जो इंश्योरेंस करवा रहा होता है, जिसे हम पॉलिसी होल्डर बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो दोनों पार्टीज होती है उनके अंदर एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, उनकी बातें, उनकी जो भी फैक्ट्स हैं या जो भी बात वो कर रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, उनको किसी भी तरह से एक दूसरे को धोखा नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो दोनों पार्टीज होती हैं, ये दोनों पार्टीज जब भी इंश्योरेंस एक पार्टी करवा रही है और दूसरी कर रही है, तो उनको जो भी बातें डिस्क्लोज करनी है उसको फुल
और एक्यूरेट वे में करनी है। फुल मतलब कोई भी चीज छुपानी नहीं है, और दूसरी एक्यूरेट, सही बात बतानी है, गलत नहीं बतानी, ठीक है। तो यहाँ पर फुल और एक्यूरेट डिस्क्लोजर करना है, मतलब आपको कोई भी बात बतानी है पूरी अच्छे तरीके से और सही तरीके से बतानी है, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज को आपको यहाँ पर छुपाना नहीं है। और इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको साइन किया जाता है दोनों पार्टीज के द्वारा, जो मैंने आपको बताया, एक इंश्योर्ड पर्सन होता है और एक इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, दोनों के द्वारा क्या है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए जाते हैं। और ये जो साइन होते हैं वो भी एटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, उनको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही सुटेबल यहाँ पर मुझे लगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें सुटेबल एग्जाम्पल मुझे क्या लगा कि जैसे एक मोहन है, एक पर्सन है मोहन, उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस लेते वक्त उसने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को ये बात नहीं बताई कि वो एक स्मोकर है, वो सिगरेट्स वगैरह कंज्यूम करता है, तो उसने ये चीज नहीं बताई, उसने इस चीज को डिस्क्लोज ही नहीं किया। और उसको एट द एंड क्या हो गया, कैंसर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि स्मोकिंग वगैरह करने से कैंसर होता है, ठीक है। एक ही बार में नहीं होता, लेकिन आफ्टर कंज्यूमिंग अ लॉन्ग टाइम तो आपको कैंसर हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी पहले तो लाइबल थी कि उसे पेमेंट करनी पड़ती अगर कैंसर उसे हुआ होता बिना स्मोकिंग के, लेकिन यहाँ पर जो मोहन का डॉक्टर है उसने इस बात को डिस्क्लोज कर दिया कि भाई ये कैंसर क्यों हुआ है, क्योंकि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सिगरेट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसे कैंसर हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि भाई इस बंदे का कैंसर का रीजन क्या है, उसके सिगरेट्स है। तो यहाँ पर उस मोहन से पूछा गया कि आपने ये बात हमें नहीं बताई, तो यहाँ पर हम आपको कोई भी पैसा देने के लिए लायबल नहीं है, हम यहाँ पर आपको कंपनसेशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि आपको हर एक चीज को डिस्क्लोज करना है। अगर आप कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करते और उसकी वजह से आपको कोई लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस लॉस के लिए कंपनसेट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज क्या कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, आपको जो भी काम करना है बिलीफ के साथ करना है, ट्रस्ट के साथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है कि आप जिस भी चीज का इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसके अंदर आपका एक प्रिक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये प्रिक्यूनरी इंटरेस्ट क्या होता है कि आपका उस चीज में मॉनिटरी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका उस चीज में, जिस भी चीज के रिगार्डिंग आप इंश्योरेंस ले रहे हो, उसमें अगर आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस चीज पे इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल, चाहे आपको गेन हो जाए चाहे लॉस हो जाए, ये तब आपको गेन और लॉस माना जाएगा जब आपका उसके ऊपर मॉनेटरी इंटरेस्ट होगा। दैट मीन्स आप उस चीज के ऑनर होगे, आपका जो ऑनरशिप राइट है उस एसेट के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए, उस किसी भी चीज के लिए, तभी आप माने जाओगे कि आपका क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के वे में क्या कहा गया कि आप जो इंश्योरेंस है वो अपने बेटे का तो ले सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी के बेटे का नहीं ले सकते, क्योंकि आपका बेटा आपका होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस किसका लिया जा सकता है, खुद के बेटे का लिया जा सकता है, पड़ोसियों के बेटे का नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट आ रहा है, इंश्योरेंस ले सकते हैं किसका, खुद की कार का, क्योंकि खुद की कार पे हमारा लॉस और प्रॉफिट हमारा होगा, ठीक है, गेन हो चाहे लॉस हो हमारा होगा, लेकिन फ्रेंड की कार पे नहीं हो सकता। तो इंश्योरेंस किसका लेंगे, जिसकी वो कार है। तो यही चीज इसमें कहना चाहता है। अगर हम ऑटो इंश्योरेंस की बात करें तो मोस्टली केस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये होता है क्योंकि जो पर्सन उस व्हीकल को चला रहा होता है या जिस पर्सन ने उस व्हीकल से किसी को हिट कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस की लायबिलिटी तो इंश्योरेंस कंपनी की तब बनेगी ना जब उस व्हीकल से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस व्हीकल को जो पर्सन ड्राइव कर रहा होता है वो कोई और पर्सन होता है, और जिस पर्सन की ऑनरशिप होती है उस व्हीकल पे तो वो कोई और होता है। तो यहाँ पर ऑनरशिप किसी और की है, ड्राइव उसको कोई और कर रहा है, तो उस ड्राइविंग से जिसने किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है, भाई हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होती है और ये अज्यूम किया जाता है, सेम वही चीज कही गई है। तो दिस इज इनफ टू रिजेक्ट अ क्लेम ऑफ ऑटो इंश्योरेंस बाय इंश्योरेंस कंपनी। सिर्फ इसी चीज के बेसिस पे क्या करती है, ऑटो इंश्योरेंस जो होता है कंपनी, ऑटो इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है कि भाई चला तो कोई और बंदा रहा है और ऑनरशिप किसी और के इस व्हीकल की, तो भाई कोई चीज बन नहीं रही इसमें, ठीक है। एक चीज और आती है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, आफ्टर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी आप नहीं क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये इस प्रॉपर्टी पे होने वाला लॉस का कंपनसेशन मुझे मिल जाए। उस प्रॉपर्टी पे आपकी ऑनरशिप है तभी आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप सेल कर देते हो प्रॉपर्टी
तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहता है उस प्रॉपर्टी के लिए और आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो इंश्योर्ड मस्ट बी ऑनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि कोई भी व्हीकल है या कोई भी चीज है जिसके रिलेटेड कुछ भी इशू आए हैं या कंपनसेशन चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, तो आप उस चीज के ऑनर होने चाहिए। और ऑनर कब होने चाहिए? दोनों टाइम्स पे। दो टाइम्स कौन सी है? एक तो वो टाइम जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और सेकेंड टाइम जब एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, दोनों ही टाइम पे आप उस प्रॉपर्टी के, उस व्हीकल के ऑनर होने चाहिए, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देगी, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज के काफी सारे नाम हैं, जिसमें हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नियरेस्ट कॉज, प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा। ठीक है, तो इसके ये नेम है, किसी भी नाम से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? देखो, प्रॉक्सिमेट, प्रॉक्सिमेट क्या होता है कि बिल्कुल पास का, कॉज मतलब कारण, कि ऐसा कोई कारण जो बिल्कुल रिलेटेड है उस इंजरी से, उस एक्सीडेंट से। ठीक है, तो उसी कॉज को ही माना जाएगा कि इस वजह से क्या हुआ है, कोई एक्सीडेंट अराइज हुआ है। तो कोई भी पेरिल जो खतरा पॉलिसी के अंदर लिखा गया है कि ये अगर खतरा हो गया तो कंपनसेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए क्या है, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देती है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइड व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ द टू और मोर कॉजेज, की दो या दो से ज्यादा कारण हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट के, तो हम क्या करते हैं, वहां पे बिल्कुल नियरेस्ट कॉज जो उसका फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से हमारा हुआ है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी विल फाइंड नियरेस्ट कॉज। मैंने आपको यही बताया था कि बिल्कुल पास का जो रीजन होगा ना, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि क्यों ये लॉस जो है वो अराइज हुआ है, क्यों एक्सीडेंट हुआ है। और अगर जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा गया है, जो भी आपका कारण हुआ है उस एक्सीडेंट होने का, और वो कारण आपकी पॉलिसी में लिखा गया है कि हाँ, अगर ये कारण हो जाता है या इस वजह से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको वहां पर कंपनसेशन देगी। और ये इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी बनेगी कि उन्हें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, इफ इट इज नॉट अ cause of damage of the property, no payment will be made by the insurance company। और अगर ऐसा कोई भी cause है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो आपने पॉलिसी की है, जिसको साइन किया है दोनों पार्टीज ने, उसमें ऐसा कोई कारण लिखा ही नहीं हुआ, फिर भी वो डैमेज हो जाता है, उस वजह से, उस रीजन से कोई डैमेज हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, ड्यू टू फायर अ वॉल ऑफ द बिल्डिंग इज डैमेज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बिल्डिंग में आग लगी, उस आग के लगने की वजह से जो वॉल थी, जो दीवार थी, वो खराब हो गई। म्यूनिसिपल पार्टी ने यहाँ पे क्या कहा कि जो वो पूरा घर है उसको तोड़ दो। जब वो पूरी बिल्डिंग थी उसको तोड़ रहे थे, तोड़ते वक्त क्या हुआ कि आपकी जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग थी, मतलब उसके साथ, या कहते हैं ना हम सांझी दीवार, या एक दीवार होती है, उसके बेस पे दो घर होते हैं, एक तो बिल्डिंग को घेर रहे थे, लेकिन दूसरी बिल्डिंग की दीवार थी वो भी टूट गई या गिर गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग का ओनर था वो चला गया इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई मैंने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है और साथ वाले घर में आग लगी थी जिसकी वजह से मेरी दीवार गिर गई। तो अब यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइबल बनती है कि वो कंपनसेट करे, क्योंकि डायरेक्टली उसके घर में तो आग नहीं लगी, लेकिन साथ वाले के घर में आग लग गई जिसकी वजह से वो दीवार टूट गई, उसको लॉस हो गया। तो उस लॉस को कवर कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को कंपनसेशन देगी जिसकी वजह से उसका जो भी लॉस था वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया कि आपको सबसे पहले वो रीजन ढूंढना है जिसकी वजह से आपको वो कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी लॉस हुआ है, और अगर वो रीजन आपकी पॉलिसी में लिखा गया है या आपका जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, उसी चीज का है, तो आपको वहां पर जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। लेकिन अगर वो चीज आपकी पॉलिसी में नहीं लिखी गई है तो वहां पर आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया, पूरा अमाउंट दे दिया, तो जो भी प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे कोई भी आपकी कोई प्रॉपर्टी थी या कोई व्हीकल लगा लो जो कि 50,000 रुपए का है, ठीक है, अब 50,000 रुपए का कोई भी चीज है, उस पे आपको हो गया लॉस, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, आपको 50,000 रुपए ही दे दिए।
अब जो वो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। अब जब आप उस चीज के पैसे ले रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी भी दे दी जाए, पैसे भी दे दी जाए, तो आप तो यहाँ पर एक प्रॉफिट की कंडीशन में आ गए कि आपको आपकी प्रॉपर्टी भी मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं। तो आफ्टर अमाउंट इज पेड, जो भी क्लेम किया जाएगा, जो प्रॉपर्टी विल बी ऑन्ड बाय इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या करती है, अपनी ऑनरशिप अपने पास ले लेती है। ठीक है, इसमें मैंने दो कंडीशंस लिखी हैं। एक एग्जांपल जो है वो ड्राइविंग कार से रिलेटेड है, जो कि एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन सेकंड जो चीज है, चाहे आप बाइक ले लो चाहे कार ले लो, जो कि स्टोलन हो गई है। तो यहाँ पर दो कंडीशन क्या है, एक तो एक्सीडेंट हो जाए तब, और एक क्या है, स्टोलन हो जाए तब, मतलब चोरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की है जो प्रिया है, तो इसमें क्या हुआ, उसकी एक एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कार एक्सीडेंट हुआ तो कार पूरी की पूरी डैमेज हो गई, पूरी की पूरी खत्म ही होगी एक तरीके से। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि उसने कार इंश्योरेंस लिया हुआ था, व्हीकल इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो उसको क्या है, कंपनसेशन पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब यहाँ पर जब उसे कंपनसेशन पे कर दिया गया, कार चाहे पूरी डैमेज हो गई, लेकिन डैमेज होने के बाद भी जो एक हम बोलते हैं ना स्क्रैप मतलब जो कबाड़ होता है, कि वो उसको अगर हम बेचे तो कबाड़िया के पास तो बिकी जाएगी। ठीक है, तो उस कार की जो स्क्रैप वैल्यू होती है उससे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कुछ एक अमाउंट जनरेट कर लेगी। तो जो वो अमाउंट होगा वो किसके पास जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, ना कि उस ओनर के पास जो कि पहले थी। ठीक है, सेकंड यहाँ पर हमने कंडीशन रखी, दैट इज स्टोलन, चोरी हो गई कोई चीज। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास एक पर्सन गया कि भाई मेरी बाइक चोरी हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसे पैसा पे कर दिया। अब पैसा पे जब कर दिया, कंपनसेशन दे दिया, एक दो महीने बाद जो वो बाइक थी वो मिल गई। अब मिलने के बाद वो पर्सन कह रहा है कि भाई ये बाइक तो मेरी है, मुझे दो। तो वो पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने जो बाइक की फुल अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से ले ली थी। तो अब वो जो बाइक है वो किसकी है, वो इंश्योरेंस कंपनी की है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, उस बाइक को बेच के अपना जो भी अमाउंट है वो जनरेट कर लेगी। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशंस हैं। सैब्रोगेशन क्या कहता है कि अगर एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आपका कंपनसेशन दे दिया, तो यहाँ पर आपकी जो ओनरशिप है वो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है, जैसे कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो 50,000 की थी, लेकिन आपको जो लॉस हुआ वो कुछ एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, लाइक उसकी 20,000 या 30,000 का आपको डैमेज हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 20 या 30,000 रुपए दे दिए, और बाकी का जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी वो आपके पास ही रहेगी, क्योंकि आपको फुल पेमेंट नहीं की गई है। जो उसकी प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको फुल पेमेंट नहीं की गई, सिर्फ आपको उतना पैसा दिया गया जितना लॉस है। तो वो किस चीज में आ जाएगा कि लॉस जितना ही आपको कंपनसेट किया जाता है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, तो वहां पर आपको कंपनसेशन दिया गया था। सैब्रोगेशन क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही हो जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन नाम से ही क्लियर है कि कोई भी चीज है उसको काफी जनों में या काफी चीजों में डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हें बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर एक इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योर्ड पर्सन वो जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो पॉलिसी होल्डर है, तो उसने क्या किया, उसने एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस तो लिया, उसके साथ साथ उसी चीज पर, उसी प्रॉपर्टी पर, उसी सेम ऑब्जेक्ट पे उसने क्या किया, 4-5 इंश्योरेंस कंपनी से सेम ऑब्जेक्ट पर इंश्योरेंस ले लिया। तो यहाँ पर अगर उस पर्सन को लॉस हो जाता है या कोई भी उससे अनसर्टेनिटी होती है, उसको लॉस इंकर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, वो या तो सारी की सारी अमाउंट एक ही इंश्योरेंस से ले ले, या वो सभी से प्रोपोर्शनेटली ले ले कि हाँ मुझे जैसे 50,000 का लॉस हुआ और मैंने 5 इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा था, तो 50,000 को मैं डिवाइड कर दूंगी, 5 जनों से ले रखा है, तो 10-10 हजार रुपए मुझे हर कोई दे देगा। या तो देखो ये तो प्रोपोर्शनेटली हो गया कि इक्वल ले लिया, लेकिन एक होता है डिसप्रपोर्शनेटली। उसमें क्या होता है कि आपका एक रेशो होता है, जैसे कि आपने किसी से इंश्योरेंस ले रखा है, उसको आपने ज्यादा अमाउंट पे किया, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन का पार्ट होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसी बेस पे होता है कि या तो आप सब जितने भी आपने इंश्योरेंस कंपनीज है उनसे या तो बराबर का ले लोगे, या डिसप्रपोर्शनेटली उनके रेशो के अकॉर्डिंग ले लोगे। तो ये चीज तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि आपने अलग अलग जो कंपनीज थी उन्हीं से ही ले लिया। लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी से लिया है तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक बार तो आप फुल अमाउंट ले लेते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लोज थी, आपको कन्वीनियंट था उनसे लेना, तो आपने ले लिया। लेकिन बाद में जिस इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट पे की है, तो वो क्या करेगा, जितने अदर इंश्योरेंस कंपनीज थी उनसे वो अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर लेगा कि भाई इसको लॉस हुआ था और इसने आपसे भी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है, तो इसका जितना भी अमाउंट बनता है वो मुझे दे दो। ठीक है,
और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज सम इंश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर, कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, पर्टिकुलर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, उससे कितना अमाउंट इंश्योर्ड करवा रखा है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, डिवाइड बाय सम टोटल इंश्योर्ड, कि कितना अमाउंट जो है उसने इंश्योर्ड करवाया था। तो इसी बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि कितना कितना अमाउंट जो अलग अलग पर्सन को आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है कि लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो इसका सेकंड नेम क्या कहता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, कि जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है उतना अपने लॉस को कम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको बेस्ट एफर्ट्स करने हैं, आपको ट्राई करना है अपने बेस्ट वे में कि आप किस तरीके से जो लॉस आपकी प्रॉपर्टी को हो रहा है उसको होने से कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, वो सारे स्टेप्स लेता है जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज से, लॉस से बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक फैक्ट्री है जिसमें आग लगी, और अब आप क्या कर रहे हो, वहां पर साइड पे खड़े होके देख रहे हो, ये सोच के कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है। अब इंश्योरेंस ले रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी में आग लग रही है और आप उसे लगने दो। तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही होगा जो पूरे एफर्ट्स करेगा, पूरे स्टेप्स लगाएगा जिससे वो अपनी आग को बुझा सके। ठीक है, जिससे लॉस कम से कम हो। अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चला कि भाई आग लग रही थी और आप साइड में खड़े देख रहे थे, आपने उसको बुझाने की कोशिश नहीं गई, फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया, ना ही इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ पे आग लग रही है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस की कोई भी कंपनसेशन नहीं देती है। यहाँ पर वो साफ कह देती है कि आपने खुद ही एफर्ट्स नहीं किए अपनी जो भी आपका लॉस है उसको कम करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि अगर आग लग जाती है फैक्ट्री में तो आपको रिस्पॉन्सिबली स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि आप आपकी फैक्ट्री में लग रही आग को आप बुझा सको, उसे कम कर सको। चाहे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है चाहे नहीं ले रखी है, आप ये चीज तो करते हो ना। लेकिन जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है तो आप ये सोचते हो कि भाई पैसे मिल जाएंगे, और आप साइड में खड़े रहते हो और अलो करते हो फायर को कि बर्न होती रहे, तो इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे पैसा दे देगी। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो आपको वहां पर नहीं मिलते। इंश्योर्ड मस्ट मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, उसको हर एक वो एफर्ट करना चाहिए जिससे उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी व्हीकल में या किसी भी चीज में उसे जो लॉस है वो मिनिमाइज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, जो ये वारंटी टर्म है, ये क्या कहता है, ये स्टैंड करती है फॉर द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर टू बी फुलफिल्ड बाय द इंश्योर्ड। मतलब कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। इफ द इंश्योर्ड डू नॉट फॉलो टर्म्स एंड कंडीशंस देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड। कि अगर उस पर्सन ने, पॉलिसी होल्डर ने कुछ टर्म्स कंडीशंस को नहीं माना, कुछ रूल रेगुलेशंस को नहीं माना, तो जो भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो वारंटी होती है वो दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट इज एक्सप्रेस्ड वारंटी एंड सेकेंड इज इम्प्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस्ड नाम से क्लियर है कि जो एक्सप्रेस की गई है, जो हमारी टर्म एंड कंडीशन में लिखी गई है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन रिटन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। जब उन्होंने साइन किया वो सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ी होंगी, तो वो जितनी भी सारी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी के अंदर लिखी गई है वो सारी क्या है, एक्सप्रेस्ड वारंटी है। सेकंड आता है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड का मतलब होता है छुपी हुई। ठीक है, कुछ ऐसी वारंटी जो लिखी नहीं गई लेकिन कॉमन सी बात है कि ये चीजें तो हमारी जो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमें ये चीजें पता होंगी। ठीक है, तो कुछ वारंटीज, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं गई होती इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन अंडरस्टूड एंड एसेंशियल टू फॉलो। ठीक है, उसको समझना, उसको फॉलो करना, उसको बहुत ही जरूरी होता है। और ये छुपी होती हैं, ये किसी के सामने एक्सप्रेस्ड, मतलब ये लिखी नहीं होती, ये छुपी हुई होती हैं। ठीक है, तो दो तरह की होती हैं, एक्सप्रेस्ड वारंटी एंड इम्प्लाइड वारंटी। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हमने काफी सारे इंश्योरेंस के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको हमने पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉलिसी होल्डर के लिए भी समझना और एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी समझना। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।